नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका। ये तेज़ी से बढ़ा कोरोना, पिछले दिनों आपने एक तथ्य दिया कि जनवरी या फरवरी में जो फ्लाइट दुबई से आई उसके कारण फैला। कांग्रेस नहीं मान रही है इस फैक्ट को। मेरे कहने से या कांग्रेस के नहीं मानने से, मेरे समझ में इन दोनों विषयों पर नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए रिकॉर्ड पे, तथ्य पे, सबूत पर। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में विदेश से और बाहर से लोग आए, दुबई से फ्लाइट आई और लोग आए, और स्थिति ये हुई कि पूरे इंदौर में कोरोना फैल गया। मैं नहीं कह रहा, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना है तो उस समय उनकी सरकार थी, उसको जवाब दें। हमें जवाब क्यों दे रहे हैं? कहें कि वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट झूठी है, उस समय जो काम कर रही थी, हम मान जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से इतना तेज़ी से फैला। बोले आप सरकार गिराने में लगे रहे और कोरोना फैलता चला गया। सरकार गिराने में तो कांग्रेस के लोग लगे थे। भाजपा के लोग टूटे हैं क्या? हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं टूटा था। हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत की थी। इनकी पार्टी का नेता ने पार्टी छोड़ी, इनके कहने पे छोड़ी। इन्होंने कहा वो आ जाए सड़क पे, वो तो नहीं आया, उन्हें सरकार सड़क पर ला दी। इनके 22 विधायक गए थे, हमारे 22 विधायक गए थे क्या? ये लगे थे आई-फाई वार्ड में, ये सलमान की चिंता कर रहे थे, जैकलीन की चिंता कर रहे थे। प्रशासन इनको खुश करने की चिंता कर रहा था इंदौर का। एक भी सैंपल लिया क्या इनने? बताएं कि हमारी सरकार जब थी 22 तारीख तक, फरवरी की फ़्लाइट आने के बाद, कोरोना के बढ़ने के बाद, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आने के बाद, क्या 22 तारीख के पहले तक इनने एक भी सैंपल लिया? 23 तारीख को शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ ली 9 बजे, और 10 बजे कोरोना की बैठक शुरू हो गई। ये तो सौभाग्य था प्रदेश की जनता का कि भारतीय जनता पार्टी आ गई और इसने इतनी तेज़ी से संभाला। अन्यथा कमलनाथ जी तो अंतर्यामी थे, 15 महीने पहले ही क्वारंटाइन हो गए थे। वो निकलते नहीं थे बल्लभ भवन से। आपको कभी खेत पे मिले हों, खलियान पे मिले हों, ओले पे मिले हों, पाले पे मिले हों? आप बता दो। आप तो घट के वासी हो, आपका संवाददाता हर जगह है ना। आप बताओ ना कि मध्य प्रदेश में उनके समय में ओला गिरा तो कौन से खेत पे थे? अरे और तो और भोपाल में 16 बच्चे डूब के मर गए नाव से 6, उन तक से मिलने नहीं गए थे, उन तक से मिलने। इतनी असंवेदनशीलता आपने देखी नहीं होगी उसके पर। कारपोरेट कल्चर से सरकार चल रही थी। सरकार के अंदर कहीं भी दीनहीन भाव था ही नहीं, दीनता का भाव था ही नहीं। बल्लभ भवन में बैठना और निर्देश देना, रोज एक असत्य बोलना, रोज एक झूठ बोलना। झूठ के बल पे ही सरकार आई थी। 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे 2 लाख रुपए तक का, एक नहीं बता पाए आज तक। मेरा चिल्ला के गला ही बैठ गया। बताओ तो भाई, आपका नेता कह गया था कि 10 दिन में कर देंगे। नेता ने ये भी कहा था कि अगर 10 दिन में नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया। राहुल गांधी है, हट गए, ये नहीं हटे, फिर इनके दूसरे नेता ने इनको हटा दिया। अच्छा, ये जो अनलॉक हो गया सर, यहाँ से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई, इसके बाद से इतने दिन से घर में जो लोग थे उनको लग रहा है कि ख़त्म कोरोना और अब फ्री टू ऑल हो गया सारा कुछ। अभी क्या इनपुट है आपके पास? अभी और संक्रमण की संभावना बढ़ रही है, लोग और मरीज बढ़ रहे हैं? मरीज तो बढ़ेंगे, क्योंकि जब लोग खुले में आ जाएंगे, और ये एकमात्र ऐसा रोग है कि जिसके कई बार लक्षण पता न होने पर भी, लक्षण न दिखने पर भी वो होता है, तो वो फैल जाता है। लेकिन सरकार की तैयारी इतने ऊपर की है कि हम प्रॉपर इलाज देंगे, प्रॉपर व्यवस्था देंगे, और मौत कोई न हो इसकी चिंता करेंगे। और आप देख रहे होंगे जैसे ही अनलॉक प्रारंभ हुआ, हमने टेस्ट बढ़ा दिए अपने, सीधे 6000 के ऊपर तक ले गए। कल भी हमारे टेस्ट जो थे मध्य प्रदेश के अंदर, आप अचंभा करेंगे कि वर्तमान में 5447 कुल टेस्ट हमने कल किए। आप रिकवरी रेट देखो मध्य प्रदेश की, 34 से हमने मैंने शुरू की थी, आज 64 पे आ गई। 62% के ऊपर रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आप कल के केस जो पॉजिटिव पाए, 6000 के ऊपर हमने लिए, पॉजिटिव आए वो केस थे 137, और डिस्चार्ज हुए कल वो थे 218। मतलब डबलिंग के हिसाब से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं।
अभिप्राय मेरा आपसे कहने का ये है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना की सावधानी की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी करेंगे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेगेटिव, वो एक व्हाट्सएप पे पढ़ा, नेगेटिव शब्द पहली बार पॉजिटिव लग रहा है। कोरोना को देखते हैं तो कोरोना में रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो व्यक्ति खुश होता है, तो पॉजिटिव शब्द खराब लगता है। जबकि उसके पहले के जितने इतिहास थे उसमें पॉजिटिव शब्द अच्छा लगता था कि उसके बारे में पॉजिटिव राय है, उसके बारे में पॉजिटिव सोच है। मैं समझता हूँ कि इस पर नियंत्रण तो पालेंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। अभी इसका पीक आना है बाकी है, ऐसा WHO और अन्य संस्थाएं कहती हैं। अच्छा, ये जिस वक्त ये फैला सर, तो मैक्सिमम जितने हॉस्पिटल थे उनकी जो OPD है लॉक कर दी गई, और जाहिर सी बात है वो ज़रूरी भी था, उस समय की ज़रूरत थी कि सब COVID-19 हॉस्पिटल बन गए। अब ये फीवर हॉस्पिटल या फीवर क्लिनिक या जो सामान्य लोग हैं वो हॉस्पिटल जा सकते हैं? फीवर क्लिनिक खोलने से अभिप्राय ये है कि कोरोना के बारे में एक भ्रम पैदा हो गया, एक मानसिक असंतुष्टता आ गई, और उसका दुष्परिणाम इतना हुआ कि अगर पति को कोरोना हो गया तो पत्नियां दूरियां बना दी, और पत्नी को भी हो गया तो पति ने दूरी बना ली। उसको मारक रोग ही लगा वो कोरोना, क्योंकि मर रहे थे रोज। अब उसकी गहराई में तो टीवी देखने वाला या अखबार पढ़ने वाला जाता नहीं था कि सपोर्टिंग रोग से मर रहे हैं। कोरोना, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि कोरोना अकेला अगर हम समय पे अस्पताल में पहुंच जाएं तो वो एक निमोनिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सपोर्टिंग रोग अगर है, हार्ट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी है, लीवर है, तिल्ली है, इनको में जा पहुँच के बहुत नुकसान करता है। एक धतूरे के फल के टाइप का वो जीवाणु है, गले में खराश पैदा करता है, फेफड़े में पहुँचा तो नुकसान शुरू करता है। इसको कोशिश करो फेफड़े में पहुँचने नहीं दो, पर चूंकि ये अछूत रोग मान लिया गया कोड़ की तरह से, लोगों के दिमाग में घर करा, इसलिए फीवर क्लिनिक की आवश्यकता हुई कि आप अपनी सुविधा से फीवर क्लिनिक पे जाओ, और डॉक्टर को लगेगा कि आपको वो है तो वो तत्काल रेफ़र करेगा और टेस्ट करेगा। टेस्ट में पॉजिटिव हो तो आपको एडमिट भी करेगा। तो फीवर क्लिनिक पे एक वो जो कोरोना टेस्ट के प्रति जो नेगेटिविटी शुरू में आई थी, आपने देखा होगा, डॉक्टर टेस्ट लेने गए तो पत्थर फेंकने लगे उन पर, कोई थूकने लगा, हमले भी हुए। तो उसका एक मध्य मार्ग ऐसा भी था कि हम जगह जगह पर फीवर क्लिनिक का विकास करें, जैसा इंदौर में आप देख रहे हैं 1500 के लगभग फीवर क्लिनिक खोली थी। अच्छा, पिछले दिनों जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह जी, वो न्यूज़ 18 पर थे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कमोबेश वही बात उन्होंने भी कही कि वो गिराने में कोई बीजेपी का रोल नहीं है, संभाल नहीं पाए, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि संभाल नहीं पाई कांग्रेस अपने नेताओं को। सिंधिया जी को आप लोग संभाल पाएंगे ठीक से? नहीं, हमारे यहाँ तो पूरा परिवार ही उनका है, संभालने की क्या बात है, हमारे परिवार के तो थे ही। माननीय सिंधिया जी के पिताजी माधवराव जी सबसे पहली बार जनसंघ से सांसद बने थे। उनकी दादी अम्मा महाराज हमारी पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं। उनकी बुआ शिवपुरी से विधायक, वो उनकी बुआ ग्वालियर से सांसद रही, उनकी एक बुआ राजस्थान में 10 साल मंत्री रही। तो हमारे तो परिवार के जल और कुल को मिलने में देर कितनी लगती है। पावर सेंटर है ग्वालियर चंबल, मतलब अभी तक भी था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। आप भी वहीं से, नरेंद्र सिंह तोमर साहब वहीं से, प्रभात झा वहीं से, बीजेपी में सब आप लोग तय करते थे, कांग्रेस में सिंधिया जी तय करते थे। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कांग्रेस में बननी नहीं थी। कांग्रेस का पावर सेंटर इसलिए था कि सिंधिया जी थे। तो अब पावर सेंटर रहेगा वहाँ बीजेपी में, कौन रहेगा? पहले कांग्रेस का खत्म हो गया, ये तो तय है ना। हाँ, ये तो जाहिर सी बात, पावर ही खत्म हो गया उसका ग्वालियर चंबल में दिखता है। हाँ, तो इसलिए 16 पे सुपड़ा साफ आप ही मान रहे हो तो मैं क्या कहूँ। नहीं, अब पावर ही खत्म हो गया, पब्लिक तय करेगी। आपने कहा, पब्लिक नहीं तय करी, आपने कहा कि पावर सेंटर था। हाँ। क्यों था? सिंधिया जी थे। अब सिंधिया जी इधर है, पावर इधर बढ़ गया, उधर खत्म हो गया, तो 16 पे साफ। नहीं, ग्वालियर चंबल से अब निर्णय कौन लेगा? बीजेपी से कौन लोग तय करेंगे कि तो टिकट किसे देना है, कब देना है? बीजेपी में जो प्रक्रिया है, जो संस्कृति है, वही संस्कृति चलने वाली है। सब लोग बैठते हैं, संसदीय बोर्ड बैठता है, वो तय करता है टिकट का। अच्छा, ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेके कई सारी खबरें आ रही। एक शुरुआती वक्त हमने देखा कमलनाथ जी की सरकार के वक्त के जो असंतुष्ट हैं उनकी बैठकें चलती थी, डिनर और लंच डिप्लोमेसी चलती थी। इस बीच अभी यहाँ बीजेपी से भी खबर आ रही है, आपके भी नेता अलग अलग बैठ रहे हैं, भले बेचैनी में हो या सलाह कर रहे हो। तो कब तक होगा कैबिनेट का विस्तार जिससे लोगों को लगे कि हाँ हम ठीक से एकोमोडेट कर लिए गए?
विस्तार कब होगा ये तो प्रिविलेज है सीएम साहब का, इस पर मैं कैसे बता सकता हूँ। और जो व्यक्ति जिसे विस्तार करना है उसके बराबर अनुभव मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। 15 साल तक चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहा शिवराज सिंह जी के अलावा, और उनसे ज़्यादा मंत्रिमंडल का विस्तार आज तक किसी ने नहीं किया जितना वो करने वाले हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहो, मैं भी निश्चिंत हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। एक बात कांग्रेस लगातार कह रही है कि 15 महीने पहले लगभग उन्होंने मैंडेट लिया, वो सारे लोग जो अब आपके परिवार का हिस्सा हो गए, उन्होंने मैंडेट लिया आपके खिलाफ, जीत के आए, अब वो फिर जाएंगे। तो आपकी चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि वोटर उनसे कहेगा कि आप तो बीजेपी को हराने के लिए मैंडेट लेने आए थे, आप बीजेपी को जिताने के? नहीं, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम जिन वादों पर इनके साथ थे और जिन वादों को लेके जीत के आए थे वो वादे कमलनाथ जी ने पूरे नहीं किए। उन्होंने किसी का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया ही नहीं 10 दिन में, यही तो विरोध है। किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं, यही तो विरोध है। इसलिए तो कमलनाथ जी को छोड़ा है। उनने किसी बेटी को स्कूटी नहीं दी, उनने किसी बेटी को लैपटॉप नहीं दिया। कन्यादान विवाह योजना की 91,000 की गरीबों की योजनाएं जो चल रही थी संबल जैसी, वो और बंद कर दी। तो छोड़ा ही उस कारण से, और लोगों को बताएंगे कि हमने इसलिए छोड़ा है कि वो धोखेबाज थे, झूठ बोलकर सरकार में आए थे। लेकिन अब जैसे उन लोगों को मान लीजिए टिकट तो देंगे ना, अब जो सारे लोग आए 22 के 22, उनको बीजेपी टिकट तो देगी। मेरी मान्यता तो है व्यक्तिगत। तो सर जो आपके लोग वहाँ हैं, जैसे सुर्खी मान लीजिए पारुल साहू कर लेते हैं, हम सांची में गौरीशंकर सेजवार, तो इन परिवारों को तो फिर राजनीति ही खत्म हो जाएगी जब ये अभी भी वो 5 साल के लिए चुन के आए थे। अभी भी अगर मान लो टिकट दिया और जीते तो 5 साल ही रहने वाले हैं वो, तो अभी राजनीति खत्म कहाँ से हो गई? और वो आए हैं, उन्हें नहीं देंगे, मैं नहीं मानता ऐसी कोई बात होगी। अगर हम दूसरे के मंदिर कहीं से मूर्ति लेके आए मंदिर से, हम तो अपने घर किचन में तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो मंदिर में ही। तो जो मंदिर में पहले से भगवान बैठे हुए हैं वो नहीं, वो भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, इसमें अलग अलग कहाँ है? ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम कृष्ण भगवान लगाएं तो राम भगवान को बाहर कर दें, ऐसा तो। कमलनाथ जी ने एक दिन कहा, आप पे सीधा उनका अटैक था, नाम उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना का वक्त है, लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद बहुत ख़राब लॉ एंड ऑर्डर है एमपी का, आए दिन रेप हो रहे हैं, कहीं बच्चियों का अपहरण हो रहा है, तो होम डिपार्टमेंट भी आपके पास है, इस आरोप पे क्या कहेंगे? एक तो क्या है कि वो व्यक्ति आरोप लगा है जिसके यहाँ पर तांडव हुआ हो। 2 बच्चे 17 में अपहरण किए, डुबा के मार दिए, हम चीखते रहे विधानसभा से लेके वहाँ तक, लाशें ही आई, वापस नहीं आया। और 17 से लेके इस बेटी तक, भोपाल की तक, लाश ही आई होगी इनके कार्यकाल में, जिंदा ये किसी को भी नहीं ला पाए। सबसे ज़्यादा खराब लॉ एंड ऑर्डर रहने वाला व्यक्ति हमसे अगर कहता है, अप्रत्यक्ष के वो बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे का नाम काहे को लेंगे, बहुत छोटा हूँ उनके सामने, वो तो मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं, तो वो मेरा नाम क्यों लेने चले? पर स्वाभाविक रूप से शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये जो उपचुनाव होगा किसके, कौन लीड करेगा ऐसे, मतलब सिंधिया जी का चेहरा होगा या शिवराज जी का चेहरा? दोनों का होगा। अलग अलग क्यों कर रहे हो आप दोनों को? दोनों ही नेता हैं, इसको अलग बांटने की कोशिश क्यों कर रहा है कोई भी अगर कर रहा है तो? लेकिन एक लंबा वक्त ग्वालियर चंबल के नेताओं का महल। सिंधिया जी ग्वालियर चंबल के नेता नहीं, मध्य प्रदेश और देश के नेता हैं, ऐसा क्यों करें? आप बांध क्यों नहीं किसी भी नेता को एक जगह पे? नहीं, मैंने होल्ड तो उनका वहीं है, वहीं वहाँ तय करते थे। होल्ड सब जगह है, पूरे मध्य प्रदेश के लोग आए हैं भाई, 22 हर कोने का व्यक्ति है उसमें मौजूद। तो आप 22 उनकी सूची देख लो ना। कांग्रेस तो बहुत आशान्वित है अभी भी, वो कह रही है कि पब्लिक जो है इनको ये ऐसे ही 5 साल चलेगी हमारी सरकार, 5 साल कोई नहीं हिला सकता, ऐसे कहते थे ये लोग। आपका नाम उस वक्त उन्होंने जरूर लिया था, आपको कहते हैं कि भाई अगर ये साजिश हुई तो मुख्य साजिश करता गवर्नमेंट गिराने में आप ही थे, ये मानती है कांग्रेस के साथ, आप नहीं गिराई। अगर मैंने गिराई थी तो वो क्या कर रहे थे? उनको मालूम था ना। उनके एक और नेता ने नाम लिया था कि नरोत्तम मिश्रा ऐसा कर रहा है, दिल्ली में बोले, फिर वो भोपाल में बोले। जब दिग्विजय सिंह जी ने बोला, कमलनाथ जी ने भी आपका नाम लिया, नाम लिया तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं की? इसके बीज डाले कमलनाथ जी ने। सत्र चल रहा था, क्रॉस वोटिंग कराई हमारे विधायकों से और अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया। आपने शुरुआत की, हमने उस दिन भी कहा था, आपको ध्यान हो अगर आप मेरी पुरानी बाइट निकालोगे तो मैंने कहा था कि खेल आपने शुरू किया है। बिल्कुल याद है, खत्म हम करेंगे। हुआ भी खत्म, वो बचने वाला बात नहीं थी। पर आप कुछ भी करो, वो हम कुछ करें तो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। हो गया चर्चा, पनिश भी तो हो गया। पनिश होना ही पड़ेगा ना,
पनिश होना ही पड़ेगा, इसलिए कि गलती आपने की, शुरुआत आपने की, हम तो कोई शुरुआत की ही नहीं थी। अच्छा, ये कोरोना के बाद से सर जिस तरह से क्राइसिस हुआ, मजदूरों का पलायन हुआ, लोगों के रोजगार छिन गए, ये एक बड़ा एजेंडा होगा बाई इलेक्शन में, आपको लगता है? देखिए, मजदूरों का पलायन हुआ और उसके बाद में मजदूर अब सब यथास्थान घर पहुंच गए। एजेंडा वो इसलिए नहीं होगा कि हमने मजदूरों को मध्य प्रदेश में काम प्रत्येक गांव में देना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में हमारे 24,22,310 मजदूर काम कर रहे हैं और हमने 1659 करोड़ रुपया अभी तक श्रम में दे चुके हैं। किसानों को भी पैसे देने में कोई कमी नहीं रखी है। 17,710 करोड़ रुपए 13,20,000 किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। ये उन लोगों को आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से पहुंचा रहा हूं जो लोग कहते थे खजाना खाली है। उनको बता रहा हूं कि देखो कैसे ये खजाना जनता तक पहुंच रहा है। नीयत साफ हो तब बरकत होती है। आपकी नीयत ही साफ नहीं थी तो बरकत कहाँ से होती है। इसलिए खजाना खाली होने का, और अब गरीब के पास पैसा पहुंच रहा है। और इस कोरोना के बाद में पूरी की पूरी आर्थिक साइकिल चालू कर दी इसने। आप देखेंगे तो बाज़ारों में आपको रौनक दिखाई देगी। ये वही पैसा है जो गांव गरीब किसान पे और झुग्गी झोंपड़ी के इंसान पर पहुंच रहा है। आप, हालांकि आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी के बड़े लीडर हैं आप, नीति नियंता हैं बीजेपी की तरफ से, लिहाजा ये सवाल ज़रूर करूँगा कि वो कहते हैं कि आपकी योजना संबल उन्होंने बंद नहीं की, नाम बदला, नया सवेरा करके कर दिया। वो कह रहा कि हमने कर्ज माफ़ी शुरू की, किसान कर्ज माफ़ी लोगों के कल्याण के लिए थी, आप भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं उसे। अरे भाई, आप पहले 10 दिन के अंदर आपने कर्ज माफ़ी का कहा और नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का कहा। आपके विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आके माफ़ी मांगना चाहिए। जब आपका चरण पूरा हो जाए, आपके विधायक की मांग पूरी हो जाए, तब हम दूसरी बात सोचें। अभी तो आप ही का चरण अधूरा है, पहले आपका तो निपटे। तो किसानों के लिए फिर और क्या? हम तो किसानों को कर ही रहे हैं, हम आपको बताया ना, और पढ़ के बता देता हूं। आपको आंकड़े में कागज का सहारा लेना पड़ता है। जरूर, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आपको पढ़ के बताया कि लगातार हम गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में, मजदूरों के खाते में करोड़ों, जो 17,710 करोड़ रुपया डाल दिया। इस 1.5 महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ, सरकार बने वर्ष नहीं हुआ है। अरे भाई, तुम 15 महीने क्या करते रहे? ये सवाल आप हमसे कैसे कर रहे हो? आपने क्या किया? एक योजना प्रवीण जी, एक, सिर्फ, ज्यादा नहीं, एक योजना धरातल पे उतार दी हो तो बताएं। एक घोषणा, योजना के बाद घोषणा, एक घोषणा कोई भी पूरे एजेंडे में से जिसके नाम पे बोर्ड गिरा, उसको टीवी के सामने आके बताओ, हमको मत बताओ कि देखो मैंने कर्जा माफ कर दिया, 2 लाख रुपए इस किसान का किया, 10 दिन के अंदर किया। उसको लाके न्यूज़ 18 पे बिठाल दें, हम उसको ही स्वीकार कर लेंगे, बोलना बंद कर दें। एक नौजवान को, सिर्फ एक को, नौजवान को जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो, उसको न्यूज़ 18 पे लाके बिठा लें प्रवीण जी के सामने, हम उसे स्वीकार करेंगे, मान लेंगे सबको दे दिया आपने, तो एक को दे दिया तो। पर हमारे बार बार कहने पे एक नौजवान तो लाना चाहिए ना, टीवी पे बिठा लें कि देखो इसको बेरोजगारी भत्ता दिया। इनने क्या किया? ये कह दिया कि हम इनसे बैंड बजवाएंगे और इनसे ढोर चरवाएंगे नौजवान से। ये और ज़्यादा पिंचवाने की बात की। इनने कह दिया कि स्कूटी देंगे, घोषणा पत्र में है इनके बेटियों को, किसी एक भी बेटी को अगर स्कूटी दी है तो लाना चाहिए इनको और दिखाना चाहिए इनको। भाई, इनने कहा लैपटॉप देंगे तो एक हाथ बिटिया को लाओ और दिखाओ। हम उसको अस्वीकार कहाँ कर रहे हैं? हम तो क्लिपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे। वास्तव में एक भी योजना धरातल पे नहीं है, एक भी घोषणा पूरी नहीं है, और वो कह रहे हैं हमको वोट दे दो। जनता को इतना भी बेवकूफ़ मत समझो। आपके काठ की हांडी तो एक ही बार चढ़ती है, बार बार तो चढ़ती नहीं। आपने अभी छिंदवाड़ा पैकेज को लेकर आपकी सरकार ने जांच अनाउंस की। ये भी कहा गया कि अगर कमलनाथ दोषी पाए गए तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये जयललिता करुणानिधि जैसी सियासत, मतलब किसने कहा है? ये मैंने नहीं सुना कभी। कमल पटेल जी ने कहा कि अगर कमलनाथ जी भी, आपके वरिष्ठ मंत्री हैं, कैबिनेट बिल्कुल है, बिल्कुल है, वरिष्ठ नेता भी हैं। अगर वो कमलनाथ जी भी दोषी हुए तो वो उनको भी जेल में डालेंगे। नहीं, दोषी तो कोई भी हो, दोषी तो होने को जेल में जाना ही चाहिए। दोषी कोई भी हो, गए भी हैं लोग, गए नहीं है क्या देश के अंदर? अगर वो दोषी पाया जाएगा तो है ना ये बात, तो इसमें क्वेश्चन वाचक रिमार्क है। और दोषी को क्या छोड़ देना चाहिए? मेरा सवाल आपसे, पूरक प्रश्न। क्या कोई दोषी हो तो उसे छोड़ देना चाहिए? मैं दोषी होता तो क्या कमलनाथ छोड़ देते? उन्होंने तो बहुत सारी जांचें खिलाई मेरे खिलाफ, छोड़ सकते थे क्या?
नहीं छोड़ सकते थे। तो ये ऐसी कोई बदले की राजनीति तो बिल्कुल नहीं नहीं बदले की राजनीति, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। आखिरी नहीं, आप पूरा आराम से सवाल करो, दम से सवाल करो, लेकिन दोषी हो तो जेल जाना चाहिए, तो आप मानते हो ना? बिल्कुल मानता हूँ, समय की भी पाबंदी। एक आखिरी सवाल ये कि इन पूरी सीटों में वो दावा कर रहे हैं कि 22 सीटें हम जीतेंगे। कमलनाथ जी ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा कि भाई 24 में से 22 हम जीत रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का दावा क्या है, 24 सीटों में से कितनी जीत रहे हैं? पहले तो उन्होंने दावा ये भी किया था कि हम 5 साल चलेंगे, उनका दावा था, और उनके ए से लेके जेड तक लोग यही बात बोलते थे। उस दावे जैसा ही हश्र इस दावे का भी होगा, और हम इसमें से अधिकांश सीटें जीतेंगे। नरोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला। तो ये थे गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।